तो चर्चा की शुरुआत जो है वो मैं राजीव रंजन जी आपके साथ करूंगी, और वो चर्चा की शुरुआत मैं इसलिए करूंगी क्योंकि जो मेरे दिमाग में गाने की लाइनें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि बहुत मुश्किल है डगर पनघट की, और इसीलिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बाकी मुद्दे छोड़िए, लोगो छोड़िए, झंडा छोड़िए, हेडक्वार्टर छोड़िए, पहले सीट शेयरिंग पे बात कर लीजिए। देखिए, सीट शेयरिंग इसलिए ज्यादा अहम है कि अब चुनाव काफी नजदीकी है। हाल के जो भी सर्वेज आ रहे हैं, वोटों का प्रतिशत दोनों अलायंसेस के बीच काफी करीब का है, और ये तब है जब सीट शेयरिंग नहीं हुई है, जब हमारा कोई स्ट्रक्चर अलायंस का नहीं बना है, और अभी हमारा विजन डॉक्यूमेंट और रोड मैप नहीं आया है। केवल हम मिले हैं, इसका एक जो असर है मतदाताओं पर, या जो सर्वे में शामिल जो लोग हैं उन्होंने जो अपने रुझान जाहिर किए, उससे बिल्कुल साफ है कि इस फासले को बहुत जल्द मुंबई की बैठक के बाद जब सर्वे जाएंगे तो हम पाटते हुए दिखेंगे, और इसके बाद ये फासला बढ़ता जाएगा। और जो नीतीश कुमार जी ने पहले कहा था कि हम बहुत ही कम सीटों पर बीजेपी और उनके अलायंस को समेट देंगे, और ये बेहद तार्किक है। सीट शेयरिंग से उन सीटों पर जो भी उम्मीदवार होंगे, पार्टियों के अंदर जो संभावित चेहरे हैं, उन पर वो सबकी नज़र है कि कौन सामाजिक समीकरणों के हिसाब से, विनेबिलिटी के हिसाब से कौन बेहतर होगा और ज़्यादा असरकारक होगा। इसलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन हमारा ये मानना है कि अभी जो चुनाव को लेकर के ममता जी ने कहा या इसके पहले नीतीश जी ने कहा, उसकी ठोस वजह है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर्स वगैरह का उन्होंने जिक्र किया, उसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी के जितने भाषण हैं, उन भाषणों में पूरी तरह से वो एकदम चुनाव के रंग में रंगे हुए दिख रहे हैं, और इसीलिए 15 अगस्त जैसे अवसर को भी उन्होंने चुनावी सभा में तब्दील करने का काम कर दिया। उन्होंने बाजाबता 2024 के लिए अगली पारी का आशीर्वाद भी मांग लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि विजन डॉक्यूमेंट या रणनीति तो बाद में बनाई जाएगी। पहले कांग्रेस जो है बड़ी पार्टी है, ओल्डेस्ट पार्टी है देश की, और सबसे बड़ा जिसे कहा जाए कि बीजेपी के सामने अगर कोई लड़ने की स्थिति में है तो वो कांग्रेस है। जेडीयू को हो चाहे एलजेपी हो, एलजेपी एनडीए के साथ है, जो भी स्थानीय दल जो जुड़ रहे हैं कांग्रेस के साथ, उनको ये डर सता रहा है कि पहले सीटें तो देने के लिए कांग्रेस तैयार हो, उसके बाद ही तो रणनीति बनाई जाए, विजन डॉक्यूमेंट बनाया जाए। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बात की जिद पर अड़े हुए हैं कि आगे बाद में बढ़ेंगे, पहले सीटों पर बंटवारा तय हो, तब फिर बात आगे जाएगी। देखिए शोभना जी, आपका दृष्टिकोण है और आप ऐसे सवाल पूछ सकती हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड, हमारे पार्टी का आधार बिहार में है, और निसंदेह बिहार में हमारे पास 16 एमपीज हैं, और लगातार 4 चुनाव में 2005, 2010, 2015, 2020 जनता का जनादेश, जिस गठबंधन की भी अगुवाई वो कर रहे थे, उसको उनका आशीर्वाद मिला। जब उन्होंने पहल की थी तो वो बिहार केंद्र में नहीं था। बिहार में तो सबसे पहले इस गठबंधन की सरकार बनाकर उन्होंने देश को ये संदेश दिया कि ये केवल कपोल कल्पित कथाएं नहीं है, इसका जमीनी यथार्थ आप बिहार में देख लीजिए। गठबंधन राजनीति का जो फैसला था, उसने पूरे देश को एकजुट करने का एक अवसर दिया। और उन्होंने जब भी कहा है तो उन्होंने बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों की वापसी नहीं हो, इसके लिए हम सबों को मिलकर अपनी कोशिशें करनी चाहिए। इसलिए इसमें केवल वो बिहार केंद्रित कोई उनकी रणनीति नहीं है, और न बिहार को लेकर के उन्होंने इतने बड़े सवाल दागे हैं। ठीक है, अतुल जी आपके पास आना चाहूंगी। कांग्रेस के ऊपर सारा दारोमदार है, क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कहती है कि देखिए साहब, ग्रैंड ओल्ड पार्टी तो हम ही हैं। क्या टीएमसी बंगाल में अपनी जिद नहीं करेगी? क्या महाराष्ट्र में एनसीपी जो है या उद्धव शिवसेना जो है वो अपने नंबर नहीं मांगेगी? यहां पर नीतीश कुमार और आरजेडी किस रूप में कांग्रेस के सामने आएंगे? तो सारा दारोमदार जो है वो कांग्रेस के ऊपर है, और इसीलिए शायद चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे ममता बनर्जी हो, कह तो ये रहे हैं कि दिसंबर में चुनाव हो सकता है, लेकिन मंशा यही है कि भाई कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट कर दे, हमें हमारी सीटें बता दे, और उसके बाद ही हम इस गठबंधन में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं।
ये ऐसी आपके तरफ से आ रही हुई बातें हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि ऐसी कुछ बात है, पहली बात। दूसरी बात, महाराष्ट्र में अगर आपको बात करनी है तो बात ये करनी चाहिए कि जिस तरह से 5-6 पार्टियां एक साथ आकर बैठी है, बीजेपी, शिवसेना 2, एनसीपी 2, फिर वो बच्चू कडू, फिर वो जानकर जी निकल गए हैं, फिर वो कौन शेट्टी आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, जहां 2 मुर्गियां होनी चाहिए वहां 5-6 मुर्गियां है। तो सवाल तो महाराष्ट्र में जो है वो बीजेपी को है कि वो कितनी सीटें खुद लड़ पाती है और कितनी नहीं लड़ पाती है। तो बीजेपी से ये सवाल पूछने चाहिए। हमारे पास तो 26 ही दल है और 26 दलों में एका है, इसलिए तीसरी मीटिंग हो रही है। लेकिन जो 38 दल लेके बैठा है, जिसकी 303 सीटें हैं, कहते हैं हम जहां है अकेला एक सब पे भारी, उसको पूछो ना वो कैसे सीटों का बंटवारा करने वाला है। उनको पूछो। अगर बार बार मायावती का सवाल खड़ा आता तो क्या मायावती उनके साथ जाने वाले हैं? तो वो क्या उनको कितनी सीट देने वाले हैं? उनके साथ 38 लोग हैं, जिसमें से 25 के पास तो एक भी सांसद नहीं है, तो क्या उन्हें एक भी सीट देने वाले नहीं है? या फिर वो कितनी सीट लड़ने वाले हैं? चिराग के काका को भगा दिया, मदर इंडिया अपना दल हमारे साथ है, डॉटर इंडिया अपना दल उनके साथ में है, वहां कैसे लड़ने वाले हैं? तो सवाल आज जो खड़े हो बीजेपी के सामने है, इंडिया गठबंधन के सामने नहीं। इंडिया गठबंधन एक दिल से आया है। इंडिया गठबंधन इस देश का लोकतंत्र और इस देश का संविधान बचाने के लिए इकट्ठा आया है। और मुंबई में बहुत अच्छी मीटिंग होगी, वहीं से हमारी बात चल रही है अभी, वहीं से हम लाइव कर रहे हैं। बहुत अच्छी मीटिंग होगी और बहुत अच्छा शुभकामनाएं हैं आपको अतुल जी। लेकिन आपने मायावती जी का जिक्र किया है। मायावती जी की जरूरत जो है वो बीजेपी को कम है, आपको ज्यादा है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना है तो रास्ता उत्तर प्रदेश से जाएगा और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी जमीन खो चुकी है। आपको जरूरत समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की पड़ने वाली है। शोभना जी, जो इस बीजेपी से जो 200 रुपया कम करती है चुनाव आने पर और बाद में 1000 रुपया बढ़ाती है, 400 रुपए से 1200 रुपए सिलेंडर लेके गई है, उसके खिलाफ लड़ने के लिए जो तैयार रहेगा उसके साथ ये इंडिया गठबंधन रहेगा। ठीक है। सीटों का बंटवारा मस्त एकदम तरीके से होगा। आप भी खुश हो जाएगी शोभना जी, आपको भी मजा आ जाएगा कि किस तरह से कितने अच्छे तरीके से ये जो गठबंधन है वो सामने जा रहा है। सवाल तो बीजेपी से पूछेगा कि वो कैसे बांटने वाले सीटें, वो तो पता चले। 38 लोगों को लेकर बैठे हैं, 38 में से 25 के पास सांसद नहीं है भी, तो वो उनको कैसे कितनी सीटें देने वाले हैं? चलिए, आप बड़ी सफाई से मायावती के सवाल से सिलेंडर के सवाल पे आ गए, लेकिन मैं अब शहजाद पूनावाला, चाचा भतीजा एलजेपी उनका क्या और करने वाले, उनको कैसे सीट देने वाले हैं? ठीक है चाचा, मेरे साथ एलजेपी के भी प्रवक्ता मौजूद है, के वाजपेयी साहब, उनका भी मैं रुख करूंगी। लेकिन शहजाद, क्या जल्दी चुनाव कराने वाले हैं? और सवाल तो बहुत वाजिब पूछा है कि इंडिया गठबंधन से कहीं ना कहीं बीजेपी की चिंता तो बढ़ी हुई है और इसीलिए पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जुटा हुआ है, सब तमाम बीजेपी जुटी हुई है कि साहब ये इंडिया गठबंधन जो है ये तो होगा ही नहीं, ये तो टूटेगा, इनकी तो सीटों का बंटवारा नहीं होगा, ये तो लड़ेगा। यही एक नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है। क्या ये डर है? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को ओणम की और रक्षाबंधन की आने वाले दिनों में शुभकामनाएं। और मोदी आपके भाई ने आपकी रसोई के खर्च को कम करने के लिए 200 रुपया कट कर दिया है एलपीजी सिलेंडर का। और जो बहनें उज्ज्वला योजना के तहत लाभ लेती हैं उनके लिए तो इफेक्टिवली 400 रुपया कट गया है। ये अलग बात है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा वैट है, 108 रुपया लीटर पेट्रोल है, 6 रुपया डीजल हिमाचल में बढ़ा दिया गया है, बिजली के दाम कर्नाटका से लेकर हिमाचल बढ़ा दिए गए हैं। वहाँ की भी सरकारों को कुछ करना चाहिए, परंतु छोड़ देते। आपको कम से कम आपके भाई मोदी ने एक तोहफा दे दिया है। पर आते हैं आज की बातों पर। देखिए, ममता दीदी की बातों को गंभीरता से लिया जाए, उन्होंने तो राकेश रोशन को चांद पे पहुंचा दिया और कल उन्होंने इंदिरा जी को चांद पर पहुंचा दिया है। स्लिप ऑफ टंग आपके नेताओं की भी है या स्लिप ऑफ मुझे लगता है इंफॉर्मेशन है। चलिए, नीतीश जी को तो चंद्रयान 3 के बारे में पता ही नहीं था और नीतीश जी को तो अररिया से लेकर समस्तीपुर में क्या हो रहा है अपने ही राज्य में वो नहीं पता होता। उनको ये नहीं पता होता कि हम पार्टी कब निकल गई, उनको ये नहीं पता होता उपेंद्र कुशवाहा जी कब निकल गए। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए आज क्या निकल कर आ रहा है। निकल कर आ रहा है लोगो तैयार है, परंतु लोगों के लिए करना क्या है नहीं पता। नारा तैयार है, पर नारे के बाद नीति क्या अपनानी है वो नहीं पता। झंडा लेकर तैयार है, परंतु एजेंडा क्या होगा वो नहीं पता। और ये कलेश कम थे। देखिए, घर का कलेश एक बहुत फेमस ट्विटर हैंडल है, ये अब एक नया हैंडल बनने वाला है, गठबंधन के कलेश। उसमें आए दिन कलेश होते हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का दिल्ली से लेकर पंजाब तक कलेश, तृणमूल कांग्रेस से लेकर लेफ्ट का तो पहले से कलेश था, अब कांग्रेस का भी कलेश उसमें जुड़ चुका है, जिस प्रकार से बम ब्लास्ट हुआ वहां पर। उसके बाद कांग्रेस का लेफ्ट के साथ केरल में कलेश। उसके बाद एनसीपी के जो अभी इनको ये कह रहे हैं एनसीपी पार्ट 1 शरद पवार जी, उनके खिलाफ तो खुद कांग्रेस के लोग और उद्धव सेना, जिसको ये सेना पार्ट 1 कह रहे हैं, उनके खिलाफ कलेश चल रहा है। तो मुझे तो लगता है सेना 2 और एनसीपी 2